everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter that is popular struggles and movements. In democracy we know that we have a ruling party, we have oppositions. Ruling party will make a law, वो एक law बनाती है और law बनाने के बाद different type of conflict of interest will be there and different types of viewpoints will be there because there is a diversity in our country. तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, उसको वो बैलेंस करने का काम करती है. जो भी इंटरेस्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जो भी डिमांड्स आते हैं, जो भी प्रेशर क्रिएट होता है, उनको वो बैलेंस करती है. और जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन का काम होता है उनको जो भी रूलिंग पार्टी ने लॉ बनाया है उसको अपोज करना. तो ये उनके आपस की बात है. और देर इज अ चेक एंड बैलेंस देर इज जुडिशरी इन आवर कंट्री, जहाँ पर कि डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स. वो जो भी लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ बनते हैं, अगर पिटिशन फाइल किया गया है तो वो देखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड इफ इट इज़ नॉट फॉलोइंग देन दोज लॉज विल बी इनवैलिड. बट ये तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन की बातें हो गई. बट वी एज ए सिटीजन, व्हाट इज द रोल ऑफ वी एज ए सिटीजन? तो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स. इतिहास गवाह है कि हम आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट पता होगा कि भारत को आज़ादी कैसे मिली थी, हाउ वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. क्योंकि हमने एक स्ट्रगल किया, हमारे देश के अंदर एक मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट की वजह से हमने आज़ादी पाई. इसी तरीके से जब आपको मैं बताऊंगा, आज देर इज अ टू केस स्टडी, वन इज अबाउट नेपाल और वन इज अबाउट बोलिविया. तो उन दोनों देशों में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था कि नेपाल के अंदर पहले से डेमोक्रेसी था जिसको कि ख़त्म कर दिया गया और दोबारा उसको रिस्टोर करने के लिए ये स्ट्रगल और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. और बोलिविया के अंदर एक वाटर क्राइसिस हुआ था, वाटर के लिए एक वॉर हुआ था जिसमें कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था, उस लॉ के अगेंस्ट में स्ट्रगल हुआ और सक्सेस मिला था. तो दीज पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. क्योंकि एज अ सिटीजन हम वही कर सकते हैं कि जो भी सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं, हम अपने प्रोटेक्शन, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू. तो हाउ दीज मूवमेंट्स आर लेड, देन दीज मूवमेंट्स कैन बी लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज, दीज मूवमेंट्स कैन बी लेड बाय एनी नॉन पॉलिटिकल पार्टीज. हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं. तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो उनके द्वारा ही किए जाते हैं. और उनका वे जो है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक हो सकता है. वो क्योंकि डिपेंड अपॉन देयर आइडियोलॉजीज, वो वायलेंट मेथड यूज कर सकते हैं, नॉन वायलेंट मेथड यूज कर सकते हैं. बिकॉज आइडियोलॉजी विल बी देयर, सम विल बी कम्युनिस्ट, सम विल बी माओसिस्ट, सम विल बी मार्क्सिस्ट. तो उनके अलग अलग आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो अपने चीज़ों को रखते हैं गवर्नमेंट के सामने. और ये मूवमेंट काफ़ी ज़रूरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अदरवाइज देयर विल बी अ मोनोपोली इन द कंट्री. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ऑल कि ये पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट के थ्रू हम सरकार के सामने अपने डिमांड को कैसे रख सकते हैं, और सरकार ने अगर कुछ रूल बनाए हैं तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं और एक देश के अंदर एक नई ऊर्जा भर सकते हैं. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी शुड नो अबाउट इट. तो ये काफ़ी एनर्जेटिक टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. टुडे इन फर्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द केस स्टडी ऑफ टू कंट्री, वन इज नेपाल एंड सेकेंड इज बोलिविया. इन दोनों के केस स्टडी को पढ़ेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉपुलर स्ट्रगल्स जो लीड किए जाते हैं उनका क्या क्या मेथड्स होता है, क्यों किए जाते हैं, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या क्या इफेक्ट होता है देश के लिए, सभी के बारे में आपको बताऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ नेपाल. तो आपको एक चीज़ पता लग रहा होगा कि अभी इंडिया का नेशनल मूवमेंट कम नहीं है क्या, जो हम नेपाल पढ़ते हैं, बोलिविया पढ़ते हैं. जब आपने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था तो उस टाइम पे आपने अदर अदर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं. तो क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली दो स्टोरीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट क्या है उनसे लर्निंग्स, कि उस लर्निंग से आप सीख सकते हो कि उन्होंने क्या मेथड्स यूज किया था, उसको अडॉप्ट कर सकते हो और अपने देश में उसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट करने के बाद वो नियम उसी तरीके से चला सकते हो. तो दैट्स वाई वी यूज टू स्टडी अबाउट अदर कंट्रीज ऑल्सो. आपको लग रहा होगा कि हम तो ऑलरेडी हिस्ट्री अपने देश का ही बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा. तो दैट्स द थिंग. तो लेट्स स्टार्ट विथ नेपाल. अगेन कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू. मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली बताऊंगा, पॉइंट आउट. फर्स्ट आपको स्टोरी सुनाता हूँ नेपाल के बारे में, जो कि समझना भी ज़रूरी है, थोड़ा नेपाल के स्टडी को समझें. एक्चुअली नेपाल वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अबाउट 1990s में वहाँ पर डेमोक्रेसी था.
बट डेमोक्रेसी के मेथड जो थे इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो था बट देर वाज ए मोनार्की ऑल्सो, एक किंग हुआ। जैसे कि आज के टाइम पे ब्रिटिश में आपको मालूम है कि देर इज डेमोक्रेसी बट देर इज अ किंग, और उसके हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग चलता है कि उसका बेटा या उसके परिवार में कोई है तो एक किंग होता है, बट बेसिकली किंग होता है बट रियल पावर जो होता है वो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके हाथ में होता है। तो 1990 में ऐसा ही नेपाल में भी सिस्टम था। एंड देयर वाज द किंग, हिज नेम वाज किंग बीरेंद्र। आपको नाम याद रखना है, हिज नेम वाज द किंग बीरेंद्र। ही वाज द किंग एट दैट टाइम एंड देयर वाज डेमोक्रेसी अराउंड 1990। तो आपको इतना समझ आ गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि 1990 में किंग बीरेंद्र वहां के राजा थे और डेमोक्रेसी वाज देयर। बट इन 2001 व्हाट हैपेंड कि एक मिस्टीरियस मैसेकर हुआ और जिसमें कि किंग बीरेंद्र मारा गया। ठीक है, मारा गया 2001 में मारा गया। वो कैसे हुआ था कि एक उन्होंने डिनर इनविटेशन दिया था और सभी लोग आए थे और अचानक से गोलियां चलनी स्टार्ट हुई और किंग बीरेंद्र मारा गया। क्यों मारा गया एक मिस्ट्री रह गया। और बाद में मरने के बाद वहां पे एक और किंग बना, किंग ज्ञानेंद्र। तो किंग बीरेंद्र वाज देयर। आफ्टर हिज मैसेकर किंग ज्ञानेंद्र वाज मेड द न्यू किंग ऑफ नेपाल। तो ये जब मिस्ट्रियस जब इसके बारे में खोज हुआ तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र ने ही मरवाया था, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, वी आर बॉदर्ड अबाउट द थिंग कि वो क्या हुआ था। तो किंग ज्ञानेंद्र वहां के राजा बनाए गए। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि किंग ज्ञानेंद्र का क्या सोच था कि जो मेरे भाई बंधु अंकल ने जो चलाया देश में वो तो ठीक है बट मेरे टाइम पे ऐसा नहीं चलेगा। और उसने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक रूल वहां पे चल रहा था, ऑलरेडी आई टोल्ड ना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज देयर, सो डेमोक्रेसी वाज देयर। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे पास ऐसा नहीं चलेगा, और उसने क्या किया, वो डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट नहीं किया। आई थिंक इट्स क्लियर। 1990 के बाद 2001 में मारा गया और बाद में किंग ज्ञानेंद्र राजा बने और उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और विद इन 4 years in 2005 what he has done, he has dismissed then prime minister also and he has dissolved the popular elected parliament also। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। कैसे घोट दिया कि पहले तो वहां के पीएम को डिसमिस कर दिया, जो कि इलेक्ट्रिकली जो जिनको चुना गया था उनको हटा दिया गया और पार्लियामेंट को भी डिसमिस कर दिया गया। तो अब कहानी यहाँ पे आपको समझ आ गई कि ऐसा क्या हुआ। और जब ये चीज आया और इसी के अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ हमारा पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। तो 2006 अप्रैल में स्टार्ट हो गया मूवमेंट टू रीस्टोर डेमोक्रेसी। आई थिंक इट्स क्लियर। क्यों स्टार्ट हुआ था आपको कहानी मालूम चल गई। देखो आप कितने लोग इतने हुजूम में सभी आगे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो वी विल टॉक मोर अबाउट इट। तो 2006 में जब ज्ञानेंद्र ने इतना सब कुछ किया, डेमोक्रेसी का गला घोट दिया, तो स्टार्ट हुआ मूवमेंट। और ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, आई टोल्ड यू दिस मूवमेंट कैन बी लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एक्टिविस्ट, पीयर्स ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय पॉलिटिकली लेड किया गया था। कैसे किया गया कि उस टाइम पे जो 7 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थे वो एक अलायंस बनाया और जिसको बोला गया 7 पार्टी अलायंस। उन्होंने क्या किया, 4 दिन का स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया काठमांडू के अंदर में। तो यहां से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोग क्यों स्ट्राइक स्टार्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो जनरली ये सब काम करती नहीं, वो तो अपना फायदा देखती है। तो फायदा तो था ना, उनका दुकान बंद हो गया था, बिकॉज डेमोक्रेसी वाज किल्ड देयर। तो उनका दुकान बंद हो गया तो कैसे चलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, देश में डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर करने के लिए 4 दिन का स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया। और कहां पर, वहां के कैपिटल जो काठमांडू थे वहां पर स्ट्राइक स्ट्रगल स्टार्ट किया। बट कुछ हुआ नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि अब जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक देश में डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी तब तक हम इंडिफिनिट पीरियड के लिए स्ट्राइक पे चले गए। और उस टाइम पे तो देयर वाज 7 पार्टी उन्होंने अलायंस किया था, वही नहीं थे, उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स भी ऐड होना स्टार्ट हो गए। माओइस्ट इंसर्जेंट, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ विचारधारा जैसे कम्युनिस्ट होते हैं, माओइस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट होते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो जो माओइस्ट हैं, इनका अपना आइडियोलॉजी क्या होता है कि ये रेबिलियन में बिलीव करते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ करना हो तो बंदूक उठाओ,
जब भी आपके अगेंस्ट में जाए बंदूक उठाओ और सरकार से डिमांड करके वो चीज़ें ले लो। तो माओइस्ट ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड बिसाइड्स देयर वेर अदर ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ ऑल्सो हैंडेड। तो इस तरह से मूवमेंट काफ़ी लार्ज स्केल पे स्टार्ट हुआ। पूरे देश के अंदर इतना विरोध स्टार्ट हो गया कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशंस गैदर होने शुरू हो गए। और ऐसा होते होते 21 अप्रैल को उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया किंग को। क्या दे दिया कि आपको मेरे डिमांड्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप समझ लो आपको क्या होने वाला है। विद इन 3 डेज 21 अप्रैल को अल्टीमेटम गया। एंड विद इन 3 डेज जब पानी सर के ऊपर बह गया, मतलब अब लग गया उनको, राजा वहां पर ज्ञानेंद्र जी को, कि अब तो मैं इसको रोक ही नहीं सकता हूँ इस मूवमेंट को। तो उन्होंने क्या किया, सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। 3 डिमांड्स थे, बेसिकली 3 डिमांड्स। दिस विल बी द क्वेश्चन, व्हाट वेयर द 3 डिमांड्स दैट वेयर पुट। तो 3 डिमांड्स को किंग ने एक्सेप्ट कर दिया और ये मूवमेंट का बाद में अंत हो गया। तो 3 डिमांड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो वो 7 पार्टी अलायंस थे, उनका पहला क्या डिमांड्स था कि गिरजा प्रसाद कोइराला को वहां का न्यू पीएम बनाया जाए एज अ इंटरिम गवर्नमेंट। आपको कोइराला पता है, मनीषा कोइराला एक्ट्रेस थी ना, उन्हीं के खानदान से है ये। गिरजा प्रसाद कोइराला, उनको वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और एज ए इंटरिम गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि उस टाइम पे अगर वो सरकार बनी है तो तुरंत ही इलेक्शंस और डेमोक्रेटिक वे में तो नहीं चुने जा सकते हैं। तो नॉट फुल फ्लेज बट टेम्पोररी। जैसे आपको पता है बजट वगैरह पास होते हैं तो उसमें भी इंटरिम बजट होता है कि तत्काल के लिए, ना ही परमानेंट नहीं। बट बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन है। तो पहला डिमांड था उनका कि गिरजा प्रसाद कोइराला को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। सेकेंड क्या था कि बहुत सारे पावर्स जो थे, मेनी पावर्स दैट वेर टेकन फ्रॉम द किंग, वहां से ले लिया गया। सेकेंड डिमांड कि वहां आप अपने सही पावर्स जो है वो डेमोक्रेटिकली आप अपने पावर दे दो। थर्ड क्या था, जो 7 पार्टी अलायंस है एंड जो माओइस्ट जो आपको मैंने बताया था ग्रुप, दैट केम टू अंडरस्टैंडिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी फॉर्म देयर। तो आपको पता है कि 1946 में जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था। क्यों बनाया जाता है? टू फॉर्म न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहले गठन होता है। तो ये 3 डिमांड्स थे, गिरजा प्रसाद कोइराला को पीएम बनाना, सभी पावर्स जो किंग से है वो वापस देना, और थर्ड कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गई कि उनमें कौन कौन से इलेक्टेड लोग जाएंगे, इनकी तरफ से, एसपीए की तरफ से या माओइस्ट की तरफ से। तो ये सभी हुआ। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड इन 2008 that monarchy was also abolished and completely federal democratic republic was formed in Nepal। जैसे हमारे देश में है फेडरल सिस्टम, मैंने आपको बताया फेडरल सिस्टम के बारे में। एंड इन 2015 व्हाट हैपेंड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एडॉप्टेड देयर। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल। आपको समझ आ गया होगा कि लोगों ने जहां पर कि डेमोक्रेसी का बिल्कुल को खत्म कर दिया गया था ड्यू टू दिस मूवमेंट। पहले पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू किया, बाद में सबने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद आपने देखा कि कैसे वहां पर फिर से डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ नेपाल। वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो आपको पहले इसका अंडरस्टैंडिंग करना है कि इस नेपाल के, इससे आप क्या इंस्पिरेशन लेते हो कि कैसे आप अपने स्ट्रगल और मूवमेंट से किसी भी देश के अंदर बदलाव ला सकते हो। आवर पॉपुलर स्ट्रगल इज फेमस। हमारे जो आज़ादी लिया है वो किस तरह से लिया, आप हिस्ट्री पढ़ो कि किस तरह से हमने लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों के खिलाफ और तब जाकर हमें मिली है आज़ादी। इन द सिमिलर वे अगर आपको किसी भी सरकार के खिलाफ जाना है, इफ़ यू हैव टू पुट योर डिमांड्स, a lot of struggle is needed. So this was the story of Nepal. Now second story we are going to study about Bolivia. These two case study we will complete today so that we will understand कि what are these struggle movements, उनका बेस क्या था, क्यों किया गया था वो। तो बात नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे बोलिविया वाटर वॉर के बारे में। ये कोई पानी की लड़ाई नहीं, ये मत समझना कि वाटर वॉर मीन्स, या वैसा भी नहीं है कि एक देश से दूसरे दो देश में वाटर छोड़ने के ऊपर ये क्राइसिस है। ये डिफरेंट है। वी विल स्टडी अबाउट इट। मैं आपको सिस्टमेटिकली बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये जो बोलिविया है एक पुअर देश है और लैटिन अमेरिका में पड़ता है। अगर आपको फुटबॉल से प्यार है तो ब्राज़ील के अराउंड ये पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये पड़ता है, लगभग साउथ अमेरिका के अराउंड है ये बोलिविया कंट्री।
और बोलिविया कंट्री द वर्ल्ड वार प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। इसको समझेंगे। वर्ल्ड बैंक आपको पता है ना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये सभी जो है ये क्या करती है, ये आपको लोन प्रोवाइड करती है। लोन कैसे प्रोवाइड कर, ये नहीं करती रेड कारपेट बिछा के रखती है, आप आ जाइए लोन ले जाइए और जब मर्जी हो चुका दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन और उनके पीछे मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको गेन करना। और ये वर्ल्ड बैंक चलती किसके थ्रू है, जो डेवलप्ड कंट्री है बड़े बड़े उनके थ्रू चलती है। और वो डेवलप्ड कंट्री किनके थ्रू चलती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके थ्रू चलती है। तो दिस इज द लिंक। तो वर्ल्ड बैंक में हो सकता है कि इनको पैसे की जरूरत होगी, गरीब तो है ही देश, तो उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, तो उन्होंने प्रेशराइज क्या किया, ठीक है आपको प्रोवाइड तो हो जाएगा, बट आपके अंदर जो म्यूनिसिपलिटी है, जो वाटर सप्लाई का काम है, वो क्या करो आप गवर्नमेंट से हटा करके कुछ एमएनसी को है, वो किस सिटी में, कोचाबम्बा एक सिटी है वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी को आप उसके टेंडर अपने राइट्स दे दो। तो सिंपल केस इज देयर कि वर्ल्ड बैंक के प्रेशर की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां के जो म्यूनिसिपलिटी आपको पता है ना, जैसे कि बेंगलोर के अंदर म्यूनिसिपलिटी है, दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, वहां पर जो वाटर सप्लाई का काम है वो म्यूनिसिपलिटी के अंदर आता है। तो उन्होंने क्या किया, वो पब्लिक को छोड़ के प्राइवेटाइज करने की तरफ दे दिया, उनको एमएनसी को उन्होंने उनके राइट्स प्रोवाइड कर दिए। और उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि उन्होंने प्राइस को काफ़ी 4 टाइम्स हायर कर दिया। जो लोगों के जिनके की अर्निंग्स काफ़ी कम थे उनके बिल्स बहुत आने लग गए। तो प्रॉब्लम हैज़ बीन स्टार्टेड। इसलिए मैं बोलता हूँ प्राइवेटाइजेशन इज़ वेरी गुड थिंग, मीन्स देर विल बी डेवलपमेंट, देर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू चेक एंड बैलेंस। आपको लोगों को भी तो ख्याल करना पड़ेगा ना, आपका देश कैसा है, देश के अंदर सिस्टम कैसा है, अमीरी कैसी है, गरीबी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बिल्कुल मुंह खोल के आए ये प्राइवेटाइज कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि किस मेथड से आप क्या करो ताकि हर लोगों का भला हो। आई एम नॉट फॉर एंड अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, आई एम टेलिंग द सिंपल थिंग्स कि वो देखो प्राइवेटाइजेशन किया गया, बट व्हाट हैपेंड, देयर कॉस्ट वाज सो है कि वहाँ के लोग वहाँ बिल भरने के लिए वो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो फ्रॉम देयर स्टार्टेड द पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। तो दिस इज द बेस। सरकार ने एक नियम लाया प्राइवेटाइजेशन का और उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। एंड दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय, टोल्ड यू कि some movement will be started, it will be led by political, non-political, social activists and different groups, and it the methods can be different। आपने लास्ट टाइम देखा था कि उन्होंने वायलेंट मेथड भी अपनाया, दंगे किए हर जगह। आज के टाइम पे भी देश के अंदर देखो आप कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं एक एक लॉ के अगेंस्ट में, वो डेमोक्रेटिक भी होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक भी होते हैं, पुलिस लोग भी उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ये सभी चीज़ें हो रही है देश के अंदर, आपको पता है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचा के रखना है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बोलिविया की व्हाट बोलिविया में क्या हुआ था कि बोलिविया के अंदर ये स्टार्ट हुआ और दिस मूवमेंट वाज लेड बाय द न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड डिफरेंट कम्युनिटी लीडर्स ऑल्सो। दे हैव स्टार्टेड अ जनरल स्ट्राइक इन द कंट्री। उन्होंने 4 दिन का ही स्ट्राइक, उन्होंने भी 4 डेज का स्ट्राइक पहले रखा था, लेकिन क्या हुआ कि स्ट्राइक रखने के बाद गवर्नमेंट हैव एग्रीड टू नेगोशिएट एंड स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है भैया आप लोगों का डिमांड जो ये हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आप लोग स्ट्राइक वापस ले लो, जो यहाँ भी होता रहता है आपको मालूम है। बट ढाक के 3 पात, हुआ कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड। सरकार ने बोला वो और अपने बात से मुकर गई, एज यूजुअल जैसे सरकार किया करती है। अब तो लो भैया एजिटेशन और स्टार्ट हो गया, पूरे देश में और लहर चलने लगी कि इन्होंने हमारे बात तक को झुठला दिया, हमने स्ट्राइक वापस किया और सरकार ने दोबारा कुछ काम नहीं किया। और इस बार क्या हुआ कि ब्रूटल रेप्रेशन स्टार्ट हुआ, पुलिस की तरफ से मार्शल लॉ लाया गया, आर्मी लॉ लाया गया जनता की आवाज़ को दबाने के लिए। बट जनता जनार्दन होती है भैया, आप जनता की आवाज़ को नहीं रोक सकते हो। तो पावर ऑफ द पीपल वाज सो एजिटेटेड कि बाद में गवर्नमेंट को उनके सभी बातों को सुनना पड़ गया। जो वहाँ के एमएनसी के लोग थे वो शहर की ओर भाग निकले लोगों के गुस्से को देखते हुए, और बाद में द कॉन्ट्रैक्ट विद द एमएनसी वाज कैंसल्ड एंड वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर्ड टू द म्यूनिसिपैलिटी एट ओल्ड रेट्स। कितना अच्छा हुआ, इतने सारे मूवमेंट्स हुए, इतने सारे चीज़ें हुए, लेकिन जनता के आगे दब के रह गए, सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ी। हो सकता है सरकार की भी मजबूरी रही होगी वो एमएनसी को देने में, बट यू हैव टू
थिंक अबाउट दिस, आप पॉलिटिकल पार्टीज में हो, रूलिंग पार्टी हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, दैट्स वाई यू आर, वी हैव सेलेक्टेड यू। आप वहां पर देखो डेमोक्रेसी तो था, बट डेमोक्रेसी होते हुए भी उनके सरकार के रूल के खिलाफ एजिटेशन किया गया। तो दिस इज द पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट कि किस तरह से ये कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, किसके किसके थ्रू लीड किए जाते हैं, उनका क्या क्या रिजल्टेंट होता है। आई थिंक दैट आपको मजा आ रहा होगा इन चीज़ों को सुनने में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, वी विल टॉक मोर अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय।